दरअसल भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से शहर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। रोड की कोई भी सुविधा उस गांव में उपलब्ध नहीं थी। शहर जाने के लिए नदी से नाव पर लोग आना जाना किया करते थे। पर वहां पर बस एक ही मदन नाम के आदमी की नाव काम करती थी। मदन नाव से आने जाने का किराया लेता था और उसी से उसका घर चलता था। और अगर कोई दूसरा अपनी नाव नदी में डालता तो भी मदन उसको भगा देता था। एक बार गांव के लोग शहर जाने के लिए मदन के नाव का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मदन की नाव आती है। तब एक लड़की उसे कहती है। ये क्या भैया, कब से राह देख रहे हैं आपकी। और आप हो कि अब आ रहे हो? देर हो रही है कॉलेज जाने में। तभी वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है। हाँ रे मदन, अब तो तेरा ये हमेशा का ही हो गया, देर से आना। और तो और किसी दूसरे की नाव भी यहाँ टिकने नहीं देता तू। ये सुनकर मदन को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है। क्या कहा? तुम लोगों के बड़े पर निकल आ रहे हैं। क्यों? मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊं और कभी भी जाऊं। और यहां पर तो बस मेरी ही नाव चलेगी। तुम लोग ये समझ लो, किसी को कोई आपत्ति है तो नदी तैर कर चले जाए। हाँ हाँ, अब तो तेरी दादागिरी ही चलेगी। पुलिस वाले और सरपंच भी तुम्हारे बाजू में जो है। और हमेशा किसी ना किसी बहाने से नाव का किराया भी बढ़ाते रहते हो तुम। ठीक है बच्चू, अभी बताता हूँ मेरी दादागिरी। ऐसा कहकर मदन उस आदमी को मारने लगता है। ऐसे में एक दिन बबीता नाम की एक लड़की गांव आती है अपने मामा के घर उनसे मिलने के लिए। गांव में आते ही उसे भी मदन की दादागिरी दिखाई देती है। तब वो अपने मामा से कहती है। अरे मामा, आप लोग उस मदन की दादागिरी कैसे सहन करते हो? आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? बेटा, सब कर चुके हैं पर कोई फायदा नहीं। पुलिस तो उस मदन के हाथ की कठपुतली है। अच्छा, इसे तो अब मजा चकाना पड़ेगा। बबीता मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट को किनारे ले आती है और लोगों से कहती है। आज से आप लोग इस मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल करके शहर आना जाना कर सकते हो। कम समय में तुरंत ही आपको शहर पहुंचाएगी ये मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट। अब इस मदन की दादागिरी सहन करने की कोई जरूरत नहीं। बबीता की इस तरह की बातें सुनकर मदन बौखला जाता है और वो कहता है। इतनी सी जान और मुझसे पंगा, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। और आप लोग खबरदार, अगर इसके बोट का इस्तेमाल किया तो देख लूंगा तुम सब लोगों को। मदन इस तरह से लोगों को धमकाने लगता है। पर लोग मदन की बात नहीं सुनते और उसी मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट का इस्तेमाल शहर आने जाने में किया करते हैं। धीरे धीरे मदन की नाव से कोई भी नहीं जाने लगा। इस वजह से मदन को भी पैसे मिलना बंद हो चुके थे। तब मदन सोचता है। अरे इस बबीता की बच्ची ने तो मेरा सारा काम धंधा बंद कर दिया है। अब उसकी बोट को खराब करना ही पड़ेगा और बबीता को भी मजा चखाना पड़ेगा। हथौड़ा लेकर जाता है और उस मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट को मारने लगता है। तभी तुरंत बबीता के फोन पर एक सिग्नल आता है। वो समझ जाती है कि कोई बोट के साथ छेड़खानी कर रहा है, क्योंकि बबीता ने उस बोट में कुछ ऐसे प्रोग्राम फिट किए थे जो कि सीधा बबीता के फोन से जुड़े थे। बबीता को एक क्लिप आती है जिसमें मदन बोट को तोड़फोड़ कर रहा था। तभी तुरंत बबीता गांव के लोगों को लेकर नदी किनारे जाती है। सभी को वहां देखकर मदन घबरा जाता है। तब बबीता कहती है। क्यों, क्या सोच रहे हो? हमें कैसे पता चला? यही ना, ये कोई मामूली बोट नहीं है, ये एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट है। इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत दिए हैं जो कि मेरे पास है इस फोन में। अब कल सारे गांव में ये क्लिप फैला दूंगी और शहर जाकर बड़े साहब को दिखाकर तुम्हें सजा दूंगी। ये सुनकर मदन वहां से भाग जाता है और नदी के पास में ही कहीं छुप जाता है और सोचते रहता है। मुझे कैसे भी करके इस बबीता को शहर जाने से रोकना होगा, नहीं तो मैं गया काम से। दूसरे दिन बबीता शहर जाने के लिए निकलती है अपने मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट से। तो बीच में ही मदन भी अपनी नाव लेकर बबीता को मारने आता है। मदन बबीता का फोन छीनने की कोशिश करता है,
उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। फिर क्या, बबीता बोट का एक बटन दबाती है जिसमें से काला काला धुआं निकलता है। उस धुएं से मदन की आंखों में पानी आता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वो लड़खड़ा के खुद ही पानी में गिर जाता है। गांव वाले मदन को पानी में से निकालकर एक पेड़ से बांध कर रखते हैं। तब तक मदन बेहोशी होता है। इधर बबीता शहर जाकर बड़े साहब को वो फोन की क्लिप दिखाती है। पुलिस लेकर वो गांव चली आती है। गांव वाले भी मदन के खिलाफ ही गवाही देते हैं। जब मदन को होश आता है तब वो कहता है, मुझे माफ कर दो बबीता, छोड़ दो मुझे प्लीज। अब मैं नहीं, पुलिस सजा देंगी तुम्हें। माफी की तो कोई बात ही नहीं है। इस तरह से पुलिस मदन को पकड़कर जेल में डाल देती है। गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं और बबीता को माला पहनाकर पूरे गांव में उसकी रैली निकालकर उसका सम्मान करते हैं। बबीता फिर से कुछ मैजिकल इलेक्ट्रिक बोट बनाकर उस नदी में रखती है गांव वालों के लिए। डबल डेकर स्कूल बस। कृष्णापुरम में किरण नाम का एक आलसी लड़का बिना कामकाज के गांव में पुरानी डबल डेकर बस में सोता रहता था। बच्चे उस बस पर चढ़कर चिल्ला रहे थे कि किरण को नींद नहीं लग रही थी। बाहर आकर एक पत्थर लेकर उन पर वो पत्थर फेंकता है। क्या तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? जब देखो तब खेल और खेल, सिर्फ खेल। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? बच्चों के खेलने की जगह पर आकर सोते रहते हो। तभी किरण गुस्से से कहता है, किसको काम नहीं है रे? ये मेरी बस है। मेरी बस की रखवाली कर रहा हूं मैं। जाओ तुम लोग यहाँ से। बच्चे हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हारे दादाजी बस कंडक्टर थे ना? ऐसा कहकर बच्चे वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। नालायक कहीं के, अगर कल से बस के आसपास भी दिखाई दिए तो एक एक को एक एक घंटा बर्फ पर खड़ा रख दूंगा। ऐसा कहकर वो घर जाता है, पर घर पर उसकी पत्नी रमणी कहती है, बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे दिए थे, क्या आपने वो काम किया या नहीं? किरण के मुंह से कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप बैठ जाता है। आपसे ही पूछ रही हूँ, कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसा कहकर वो गुस्से से चिल्लाती है। फिर भी किरण कुछ नहीं कहता। बाल्टी में ठंडा पानी ले जाकर वो किरण पर डालती है। किरण एकदम से चौंक जाता है और उठ खड़ा होता है। अरे, अकल नाम की कोई चीज है या नहीं तुम में? ऐसा कहकर गुस्से से वो फिर से चादर ओढ़कर सो जाता है। रमनी को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपना सर पकड़ लेती है और उठकर जाकर थाली में खाना मिलाकर किरण के पास रख देती है और बाहर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रमनी बच्ची को स्कूल बस में चढ़ाने के लिए सड़क पर आती है। वहां बहुत सारे बच्चे स्कूल बस के लिए इंतजार कर रहे थे। इतने में वहां एक मिनी बस आती है। गोपीनाथ बस का ओनर था। बस के पास आकर वो देखती है तो बस में बहुत सारे बच्चे थे। बस में बच्चों को बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। तो गोपीनाथ ने बस के ऊपर लकड़ियों से गोल बांधकर कुछ बच्चों को उसमें भी बिठाया हुआ था। बच्चों को लाए पेरेंट्स सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो ड्राइवर हॉर्न बजाता है। और कितनी देर लगाओगे? टाइम हो रहा है, जल्दी आपने बच्चों को ऊपर चढ़ाओ। बाप रे, बच्चों को ऊपर बिठाना कितना खतरनाक होगा। वहां के बाकी पेरेंट्स भी कहते हैं, हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तभी ड्राइवर गोपीनाथ कहता है, यहाँ कोई स्कूल बस नहीं है। मैं बहुत कम पैसों में बस चला रहा हूँ। सिर्फ यही एक बस है। चढ़ाना है तो चढ़ाओ, वरना खुद की बस रख लो। गोपीनाथ बस लेकर वहां से चला जाता है। पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता। तब रमनी को एक ख्याल आता है। वो कहती है, इसे तो अकल सिखानी होगी। ऐसा करने के लिए हमें खुद एक बस खरीदनी होगी। ये सुनकर पेरेंट्स कहते हैं, क्या बस खरीदनी होगी? ये कहकर वो चुप हो जाते हैं। लेकिन रमनी बहुत सोचती है। कोई जरूरत नहीं है। जो पैसे हम इस बस के लिए भर रहे थे, उन्हीं पैसों से हम एक बस बना लेंगे। मेरे साथ आओ। रमनी उन लोगों को अपने साथ उस पुरानी बस के पास ले जाती है और कहती है, ये हमारी बस है। इसे हम सब मिलकर कम पैसों से ठीक करवा लेंगे, तो हमारे बच्चों के लिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी।
रमनी के ऐसा कहते ही सारे पेरेंट्स एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है, तुरंत हम सब मिलकर इसे ठीक करते हैं। सारी मिलकर बस को रिपेयर करते हैं। उस बस को नए रंग डालते हैं। किरण बस में सो रहा था। रंग भरकर उस बस को नई बस में वो बदल देती है। रमनी ड्राइवर बन जाती है और गांव में बच्चे डबल डेकर बस को देखकर खुश हो जाते हैं। वे बस चढ़कर स्कूल जाने लगते हैं। उसके ऊपर नीचे उतरकर एंजॉय कर रहे थे। रमनी का अच्छा खासा मुनाफा होता है, जिससे गोपीनाथ की बस कोई नहीं चढ़ रहे थे। उसका व्यापार भी ठप्प पड़ जाता है। वो गुस्से से जंगल जाता है। वहां एक पेड़ पर रेड और ग्रीन कलर में दो पत्थर थे। पहले लाल रंग का चमकता पत्थर वो लेकर हवा में उड़ाता है। वो एकदम से एक पक्षी के रंग में बदलकर, पंख लगे आदमी में बदलकर आसमान में उड़ते हुए आकर स्कूल बस को अटैक करता है। बस के ऊपर किरण चादर ओढ़कर सो रहा था। बच्चे कहने लगते हैं, अरे अरे देखो देखो पक्षी। ऐसा कहकर बच्चे चिल्ला रहे थे। रमनी एकदम से बस का ब्रेक डालती है। बस पर सो रहा किरण एकदम से उठकर पक्षी के सर को पकड़ लेता है। पक्षी अपनी नाक से उस पर हमला करती है। किरण चादर से पक्षी के चेहरे को लपेट देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बच्चों पर अटैक कर रही हो। ऐसा कहकर वो गुस्से से उसे मारने लगता है, जिससे पक्षी जाकर एक पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। किरण भी नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, आज मैंने बहुत फाइट किया है, थोड़ी देर सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो पक्षी पर ही सो जाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गोपीनाथ पेड़ पर रखे ग्रीन स्टोन्स को पकड़कर हवा में उड़ाता है। तब वो स्टोन्स एक छोटी सी मैजिक स्टिक्स में बदल जाती है। मैजिक स्टिक्स बस के पास पेड़ के नीचे सो रहे किरण को पक्षी के पंखों से उड़ाकर मारती है। किरण उड़ते हुए जाता है। मैजिक स्टिक्स किरण के सर पर लगती है। किरण छोटा और मिनी साइज में बदल जाता है। अरे बाप रे, मेरा आलसीपन इतना काम कर गया। किरण के ऐसा कहते ही पक्षी उठकर बस के पास आता है। किरण एक रस्सी लेकर पक्षी के गले में बांधकर उसके पीठ पर बैठकर उसकी राह बदल देता है। पक्षी बस के पास आकर हवा में उड़कर जंगल में दूर खड़े हुए गोपीनाथ को निगल जाता है। कैसा लगा गोपीनाथ मेरा वार? मैजिकल रिमोट कंट्रोल बस। मथुरापुर नाम के गांव में मणि कुमार नाम का एक लड़का एक छोटे से घर में टीवी रिपेयर का शॉप लगाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उसी गांव में राजेश नाम का एक अमीर लड़का रहता था। आज बहुत सारा उसके पास पैसा था, पर फिर भी उसे पैसों की बहुत चाह रहती थी। उसके पास चंकी मंकी नाम के दो गुंडे काम किया करते थे। उन्हें देखकर गांव वाले डर के मारे घर में घुस जाते थे। चिंकी मंकी उन गांव वालों की फसल उनसे छीन कर घर ले जाता था। एक दिन राजेश की नजर मणि कुमार के घर पर पड़ती है। चिंकी मंकी को लेकर मणि कुमार के पास जाता है। राजेश कहता है, देखो मणि कुमार, ये मेरा घर है। एक जमाने में मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को ये घर दिया था, पर जायदाद के मुताबिक ये घर मेरे नाम पर उन्होंने लिखा था। चाहो तो तुम कागजात देख लो। ऐसा कहकर वो कुछ कागजात मणि कुमार को बताता है। कागज देखकर मणि कुमार कहता है, नहीं नहीं, ये तो नकली कागजात है। मणि कुमार के ऐसा कहते ही चिंकी घर के अंदर जाकर असली कागजात लाकर उन्हें जला देता है। मणि कुमार रोने लगता है। ये क्या किया तुमने? मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। ये सुनकर राजेश चिंकी मंकी हंसने लगते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इस घर को तोड़कर एक बड़ा सा होटल बनाने वाला हूं। ऐसा कहकर बुलडोजर की मदद से वो घर को तोड़ देता है। मणि कुमार को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। रात भर मणि कुमार रोता रहता है कि तभी एक घर में उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। मणि कुमार उनके सामने जाता है। वो एक रिमोट था। उस रिमोट को लेकर वो बटन दबाता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, एक बड़ी सी बस बाहर आती है। मणि कुमार ये देखकर आश्चर्यचकित होता है और बस के अंदर जाते ही उसे कई सारी खाने की चीजें मिलती है। मणि कुमार खुशी से कहने लगता है, अच्छे लोगों का हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। एक घर गया तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे स्वर्ग जैसा दूसरा घर दे दिया। ऐसा कहकर वो सारी चीजें मजे से ले लेकर खाने लगता है। सारी चीजें खाने के बाद वह बाहर आकर दूसरा बटन दबाता है और दूसरा बटन दबाता ही वो बस छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि उसके हथेली में वो आ जाती है। अगले दिन मणि कुमार गांव वालों को बुलाकर कहता है, ये देखो,
मुझे क्या मिला है? ये एक जादुई बस है। इसमें चढ़ने वालों को यह बस अलग अलग किस्म की दिखाई देगी। मतलब किसी को बस 5 स्टार होटल, किसी को अंतरिक्ष का एहसास, तो किसी को अपने घर का एहसास होता है। टिकट खरीदकर सब बस के अंदर जाते हैं। कुछ लोगों को अंतरिक्ष में उड़ने का एहसास हो रहा था, सितारे दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को समंदर के किनारे का एहसास हो रहा था। ऐसे हर किसी को अलग अलग अद्भुत एहसास हो रहा था। बाहर आकर मणि कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं। मणि कुमार बहुत कम समय में अमीर हो जाता है। चिंकी मंकी यह बात राजेश को बताते हैं। राजेश कहता है, मुझे ये बस किसी ना किसी तरह हासिल करनी होगी। तो हम क्या करें बॉस, बताइए। हर बार मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? हमेशा क्या करते वही करो। बात समझ में आ गई बॉस, आप देखते रहिए, वो बस आपकी होगी। यह कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और रात के वक्त चिंकी मंकी मणि कुमार को सोते हुए देख चुपके से उसके जेब में हाथ डालकर उस रिमोट को ले लेते हैं और बस में जाते हैं। बस के अंदर जाते ही उन लोगों को एक घना जंगल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे सांप होते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अरे बाप रे, सांप सांप, अरे ओ, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अबे तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे भी डर लग रहा है, जल्दी से वो रिमोट दबा। ऐसा कहकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाते हैं। तभी उन्हें रेत में रहने का एहसास होता है। चारों तरफ रेत ही रेत, बहुत प्यास लगी रहती है। एक बड़ा सा रेत का तूफान आकर वो लोग रेत में दब जाते हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर रिमोट गायब होकर मणि कुमार के जेब में आ जाता है। राजेश चिंकी मंकी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, इतनी देर हो गई इन गधों को, एक छोटा सा काम भी करना नहीं आता। ऐसा कहकर राजेश उन दोनों को ढूंढते हुए मणि कुमार के पास आता है। मणि कुमार सो रहा था। मणि कुमार के जेब में रिमोट था। राजेश चुपके से मणि कुमार के जेब में से रिमोट निकालता है और कहता है, आज से ये जादुई बस मेरी है। मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। पहले मैं ठंडी आइसक्रीम खाता हूँ। यह सोचकर वो रिमोट का बटन दबाता और बस के अंदर आता है। जैसे ही वो बस के अंदर आता है वो बर्फ में गिर जाता है। ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने आइसक्रीम खाने के लिए मांगा था। चलो कुछ गरम खाता हूँ। ऐसा कहकर वो दूसरा बटन दबाता है तो वो गरम गरम पानी में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी जादुई बस है, लगता है ये मेरे प्राण निकाल कर ही छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाने जा ही रहा था कि उसके हाथ में से रिमोट गायब हो जाता है और रिमोट मणि कुमार के जेब में आ जाता है। इस तरह से जादुई बस बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही कर रही थी और मणि कुमार जैसे अच्छे इंसान को धन दौलत दे रही थी।